हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सेकेंड यूनिट है मेजरमेंट। ओके, और आज इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, है ना। तो चलिए जो हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द डायमेंशन। डायमेंशंस हम किसे कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखना, जो डायमेंशंस को समझने से पहले जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो हमने अगर हमारे आसपास की फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को जो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। एक है ना, कुछ क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और कुछ क्वांटिटीज को हम है ना क्लासिफाइड करते हैं किसमें, ड्राइव क्वांटिटीज में, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज, इसके एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। अगर आपने नहीं समझा होगा, नहीं देखा होगा जो उस वीडियो को, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से आप उसको देख सकते हो, है ना। तो चलिए जो हम बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल और ड्राइव के क्वांटिटीज के बारे में, है ना। तो अगर जो हम जितनी भी, ठीक है, क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, ड्राइव क्वांटिटीज की, अगर हम उन क्वांटिटीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या पाएंगे कि वो क्वांटिटीज है ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही होगी, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइव क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पर किस तरह से डिपेंड करती है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, डायमेंशंस का। मतलब डायमेंशंस हमको ये बताती है कि ड्राइव क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पर किस तरह से डिपेंड करती है ना। ये हम डायमेंशंस के थ्रू बता देते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए जो हम हमारे आसपास की ही डिस्कशन कर रहे हैं, हम हमारे आसपास जैसे हम एक रूम में हैं, तो इस रूम से रिलेटेड हम किन क्वांटिटीज की बात कर सकते हैं, क्या क्या मेजर कर सकते हैं, है ना। तो जैसे जो हमने कहा कि ये हमारे पास एक रूम है ना, एक डायग्राम से बता रहा हूँ जनरली समझने के लिए। तो हमें यहाँ पर इस रूम से रिलेटेड क्या क्या मेजरमेंट हम ले सकते हैं, है ना। तो हम इस रूम से रिलेटेड इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, मतलब इसकी किसी फ्लोर का, इसकी किसी वॉल का, इसके रूफ का हम एरिया मेजर कर सकते हैं। या हम कहें तो कि हम इसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, है ना। हम इससे रिलेटेड रूम का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ इसका वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम के मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ, है ना, जैसे ये लेंथ हो गई, ठीक है। इसकी लेंथ मेजर करेंगे, इसकी ब्रीथ मेजर करेंगे और इसकी हाइट मेजर करेंगे, और तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा, तो यहाँ पर फोकस करें कि जो वॉल्यूम है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, ब्रीथ पर और हाइट पर। अगर हम इसे, ठीक है, क्या कहें, अगर हम डायरेक्टली बात करें तो वॉल्यूम, ठीक है, लेंथ पर डिपेंड करेगा। ब्रीथ ब्रीथ भी एक तरह की लेंथ ही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है लेंथ पर, फिर ब्रीथ भी एक तरह की लेंथ है, फिर हाइट भी एक तरह की लेंथ ही है। मतलब लेंथ हम ऐसे मेजर करें तो उसको हम लेंथ बोल रहे हैं, लेंथ हम, ठीक है, इस तरह से मेजर कर रहे हैं रूम की, है ना, ये वाली, तो हम उसको ब्रीथ कह रहे हैं। अगर हम ऐसे लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम उसे हाइट कहेंगे। तो चाहे हम उसको ब्रीथ कहें या हाइट कहें, वो तो रहेगी लेंथ ही, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो लेंथ पर, है ना, लेंथ के 3 टाइम मल्टीपल पर डिपेंड करेगा। या ऐसे लिख दें तो एल क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या बात समझ में आई कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब क्या है, कैसी क्वांटिटीज है, ड्राइव क्वांटिटीज है, ठीक है। ड्राइव क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रही है, लेंथ पर डिपेंड कर रही, और लेंथ कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इस तरह से हमने क्या देखा यहाँ पर कि इस बात से हमको क्या समझ में आया कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो, ठीक है, किस बात पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। किस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या ऑब्टेन कर लेंगे, वॉल्यूम। तो इस तरह से हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो ड्राइव क्वांटिटीज है ना, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही। तो हम यहाँ से, है ना, किस तरह से डिपेंड कर रही वो हमको पता चलता है डायमेंशन से, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ वॉल्यूम जो है वो लेंथ पर 3 टाइम्स डिपेंड कर रहा है ना, 3 तरह से डिपेंड कर रहा है, 3 वे से डिपेंड कर रहा है। मतलब इस तरह की लेंथ अगर हम बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर रूम की ये वाली लेंथ बढ़ा देंगे तो भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, या ये वाली लेंथ बढ़ा देंगे जिसे हम हाइट बोल रहे हैं तो भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो रूम की लेंथ पर
तीन तरीके से डिपेंड कर रहा है, तीन तरह से या तीन बार डिपेंड कर रहा है, जो 3 टाइम डिपेंड कर रहा है ना। तो इस तरह यहाँ पर जो है ना, क्या एग्जांपल दिया हमने कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम को हम लेंथ की क्या लिख सकते हैं, क्यूब के बराबर लिख सकते हैं, 3 बार डिपेंड कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ ये हमारी हो गई ड्राइड क्वांटिटीज और ये हो गई जो फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ड्राइड क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, में जो रिलेशन बताने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं, मतलब हम कहेंगे कि यहाँ वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे वॉल्यूम लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, कितने टाइम, 3 टाइम। तो लेंथ को हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो लेंथ इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, है ना, लेंथ इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम की डायमेंशन कौन होगी यहाँ पर, तो लेंथ होगी। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हम डेंसिटी की बात करें, है ना, डेंसिटी हमारे पास होती है फॉर्मूला उसका मास पर वॉल्यूम। तो अगर हम देखें तो डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है ना, तो डेंसिटी पहला तो फंडामेंटल क्वांटिटी डायरेक्ट मास है, फिर वॉल्यूम मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ क्यूब, है ना, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी किस किस पर डिपेंड कर रही है, मास और लेंथ पर, ठीक है, या वॉल्यूम पर बोले तो हम यहाँ क्या कहेंगे, मास इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी या लेंथ इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, है ना। तो ये हुआ जो हमारे पास डायमेंशन का मीनिंग, मतलब डायमेंशन किनको हम कहेंगे, तो डायमेंशन हम किसको कह रहे हैं, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम डायमेंशंस कह रहे हैं, ठीक है, जिन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर कोई ड्राइव क्वांटिटी डिपेंड करती है ना। तो ड्राइव क्वांटिटीज जो क्या कहलाएगी, डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशन आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन विच ए ड्राइव क्वांटिटीज इज रिप्रेजेंटेड, मतलब ठीक है, ड्राइव फंडामेंटल डायमेंशन उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही कहा जाता है जिसके फॉर्म में हम किसी ड्राइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो, या ठीक है, हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं डायमेंशन उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को कहेंगे, ठीक है, जिनके टर्म में कोई ड्राइव क्वांटिटी मेजर की जाती है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो डायमेंशन ऑफ, ठीक है, ये डायमेंशन ऑफ डेंसिटी कौन कौन होगी यहाँ, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी तो 2 डायमेंशन है उसकी, एक तो मास, ठीक है, और लेंथ, ये उसकी डायमेंशन होगी, है ना। तो वही हमने डेफिनेशन लिखी, सिंपल सी बात है, डायमेंशन मतलब क्लिक कर, है ना, बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा डायमेंशन मतलब उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही हम कहेंगे जिन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर कोई ड्राइव क्वांटिटीज डिपेंड कर रही है, हमने डेफिनेशन में लिखी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज इन विच a dry quantity is measured or depends are called dimension of dry quantities, okay। या इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, तो यहाँ पर और अदर लैंग्वेज में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना, मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें तो देखो, तो यहाँ पर जैसे डेंसिटी जो है हमारी, है ना, वॉल्यूम जो है जो इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हमने लिखा तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो लेंथ के क्यूब पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ, जो ऐसे लिख दूँ, है ना, ये इससे t की पावर 0 लिख दूँ, तो t मतलब किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, टाइम के लिए, l मतलब लेंथ के लिए। तो इससे आप क्या समझोगे, तो अगर हमने लिखा तो कि वॉल्यूम l क्यूब t 0, इसकी पावर अगर t की पावर 0 लिख, तो इससे हमको ये समझेगा कि l वॉल्यूम जो है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। टाइम पर डिपेंड कर रहा है क्या, तो टाइम की पावर तो 0 है, तो ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हमको मालूम है वैसे भी फॉर्मूले से कि वॉल्यूम टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, ना ही मास पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हो, डेंसिटी हमने लिखी यहाँ पर, डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास पर लेंथ क्यूब, है ना। तो यहाँ पर उसको हम m, मास को m लिख देते हैं और लेंथ को l क्यूब, या ऐसे लिख दो m की पावर 1 l की पावर -3, है ना, और t नहीं है तो t की पावर 0। इससे आप क्या समझोगे तो, ठीक है, ये जो पावर लगी है, इस पावर से ही हमको समझ में आ रहा है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रही है। हमने कहा तो डेंसिटी, ठीक है, मास की पावर 1 है, मतलब मास पर डिपेंड कर रही है, l की पावर -3 है ना, माइनस होने का मतलब वो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो डेंसिटी चेंज हो, है ना, घटेगी, डिक्रीज होगी, इसलिए माइनस है। अपॉन में अंडरस्टूड करें तो लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन t की जो पावर 0 है तो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारी पावर्स है, ये पावर जो, इन पावर से भी हमें ये पता चलता है
कि कोई ड्राइव क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पर किस तरह से डिपेंड कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर लिख दिया कोई x कोई क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी, और ये ठीक है a b c, इनकी पावर हमने यहाँ लिख दी, ठीक है ना, ऐसे। तो इन पावर से आपको समझ में आ जाएगा कि x जो है वो a पर डिपेंड कर रही है, उसकी पावर है, क्योंकि b पर भी डिपेंड कर रही है। b पर कैसे डिपेंड कर रही है, तो आप बोलोगे यार पावर 3 है उसकी, मतलब 3 टाइम ज्यादा डिपेंड कर रही है, मतलब ज्यादा किस पर डिपेंड कर रही है, तो आप कहोगे b पर। ठीक है, b पर ज्यादा डिपेंड कर रही है क्योंकि इसकी पावर हायर है। c की पावर कुछ नहीं, मतलब c पर डिपेंड नहीं करती होगी। तो इस तरह से ये जो पावर्स है, जो पावर जो है ना, इससे भी हमको ये समझ में आ रहा है कि ड्राइव क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पर किस तरह से डिपेंड कर रही है। तो इन पावर को भी हम क्या ही बोल सकते हैं, जो डायमेंशंस। मीनिंग वही है, चाहे हम ऐसे कहे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जिन पर ड्राइव क्वांटिटी डिपेंड करती है, या ऐसे कहे फंडामेंटल क्वांटिटीज पर लगाई गई पावर, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर लगाई गई पावर जो हमको ये बताती है कि ड्राइव क्वांटिटी उस पर किस तरह से डिपेंड कर रही है। तो उन पावर्स को भी हम डायमेंशंस कह देंगे, है ना, बात वही है। ठीक है, पावर मतलब यहाँ m की पावर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास है उस पर डिपेंड कर रही, कितने बार, 1 टाइम डिपेंड कर रही है, मतलब लेंथ की रिस्पेक्ट में, है ना, कम डिपेंड कर रही है, ऐसे। तो यहाँ जो हम क्या लिखेंगे, यहाँ इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, डायमेंशन ऑफ मास। डेंसिटी के फॉर्मूले में अगर हम लिखें तो हम यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ मास। डेंसिटी के टर्म पे अगर हम लिख रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ मास यहाँ कितनी है, 1 है, पावर 1 है, मतलब 1। फिर डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो यहाँ डायमेंशन ऑफ लेंथ कितनी है, तो आप लिखोगे यहाँ उसकी पावर कितनी है, -3 है, या 3 है बेटो, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है, तो टाइम की डायमेंशन कितनी है, 0। तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि जो लेंथ है वो डेंसिटी जो है मास पर 1 टाइम डिपेंड कर रही है, टाइम लेंथ पर 3 टाइम डिपेंड कर रही है, और टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब अगर डेंसिटी को अफेक्ट करेगा कोई, तो ज्यादा कौन अफेक्ट करेगा, लेंथ, सॉरी, ज्यादा कौन अफेक्ट करेगा, लेंथ, रूम की लेंथ उसको ज्यादा डिपेंड करे। या किसी ऑब्जेक्ट की हम डेंसिटी मेजर कर रहे हैं तो उस डेंसिटी में उसकी वॉल्यूम या लेंथ की मेजर डेंसिटी को ज्यादा अफेक्ट करेगी, है ना। तो डायमेंशन से हमको क्या क्या बात क्लियर होती है, जो डायमेंशन से हमको, ठीक है, पहले तो हमने डायमेंशन किसको कहा, तो हमने कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही हम डायमेंशन कहेंगे जिस पर ड्राइव क्वांटिटीज डिपेंड करती है। या दूसरे टर्म में हम क्या कहेंगे, द पावर रेस्ट, है ना, द पावर रेस्ट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस ए ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डायमेंशंस। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज पर लगाई गई पावर जो किसको रिप्रेजेंट करने के लिए लगाई गई है, किसी ड्राइव क्वांटिटीज को, तो हम यहाँ पर उन पावर को डायमेंशन कहेंगे। तो क्या लिखा हमने, द पावर रेस्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट ए ड्राइव क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशंस। ओके, मतलब ये जो पावर है इन्हें हम डायमेंशन कहेंगे। और डायमेंशन से हमको क्या क्या बातें क्लियर होती है, तो डायमेंशन से जो हमको, है ना, 2 बातें क्लियर होती है। एक तो पहले तो ये पता चल जाता है कि ड्राइव क्वांटिटीज किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगी। ओके, दूसरा तो कि किस तरह से डिपेंड करेगी, किस पर ज्यादा डिपेंड करेगी, किस पर कम डिपेंड करेगी, है ना। तो जैसे यहाँ पर डेंसिटी मास और लेंथ दोनों पर डिपेंड कर रही है, तो यहाँ मास की डायमेंशन कितनी है, 1 है, लेंथ की डायमेंशन कितनी है, 3 है, टाइम की डायमेंशन कितनी है, 0 है ना। तो 2 ही क्वांटिटीज की बात करें, मास और लेंथ की, तो मास और लेंथ में जो डेंसिटी है वो लेंथ पर ज्यादा डिपेंड करेगी, है ना, वॉल्यूम पर ज्यादा डिपेंड करेगी। तो इस तरह से हमको ये भी पता चल जाएगा हाउ ए ड्राइव क्वांटिटीज इज डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, इट इज क्लियर्ड बाय द डायमेंशंस। मतलब डायमेंशन से हमको ये भी क्लियर होगा। ओके, चलिए, तो ये था जो हमारे पास डायमेंशन। और अगर हम यहाँ पर फोकस करें जो, ठीक है, कि हम जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज हमारे आसपास देख रहे हैं जो, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो ये सभी ड्राइव क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर ही डिपेंड करेगी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन पर ही डिपेंड करेगी। तो किसी भी ड्राइव क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है, या तो वो मास के फॉर्म में होगी, या तो लेंथ के फॉर्म में होगी, या किसी भी
फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में होगी। तो इसी तरह जो ये जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन्हीं से पूरे यूनिवर्स में जितनी भी क्वांटिटीज है इन्हीं से मिलकर बनी हुई है। तो इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम क्या कह देते हैं, डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड, जो है ना। तो 7 डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड से मीनिंग हमारा क्या रहेगा, द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड। वही है जो जैसे कोई लेंथ पर डिपेंड करेगा, है ना, कोई क्वांटिटी लेंथ पर डिपेंड करेगी तो हम उसको लिखते हैं एल से वहां डिनोट कर देंगे कि उसकी डायमेंशन एल है, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी मास पर डिपेंड करेगी तो हम क्या लिख देंगे वहां पर कि उसकी डायमेंशन एम है, ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट क्वांटिटीज टाइम पर डिपेंड कर रही है तो हम उसकी लिख देंगे उसकी डायमेंशन टी है, इस तरह से, है ना। तो ये हुआ जो डायमेंशंस रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर थीटा, है ना, अगर किसी डायमेंशन करंट में है तो हम वहां पर ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी क्वांटिटी की डायमेंशन ल्यूमिनस इंटेंसिटी है तो हम वहां पर सीडी से बता देंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो एम और एल से मोल से लिख देंगे, है ना। तो ये था जो हमारे पास डायमेंशंस, और ठीक है 7 फंडामेंटल्स और 7 डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड, जो ठीक है। तो चलिए है ना, मतलब मोटे तौर पे मुझे इतना याद रखिए, डायमेंशन जैसे हमने इतना बड़ा लेक्चर दिया उसमें से सिर्फ हमारा कंक्लूजन ये निकल कर आया कि डायमेंशन से हमको दो बातें पता चलेगी कि फिजिकल डायरेक्ट क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड करेगी, है ना, किन पर डिपेंड करेगी और किस तरह से डिपेंड करेगी, किस पे कम किस पे ज्यादा, है ना। तो ये हमारी क्या रहेगी, जो डायमेंशंस रहेगी और उसके, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बेसिस ऑफ डायमेंशन, है ना। तो चलिए पहले इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं जो, है ना। चलिए बच्चों, है ना, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, है ना। तो बेसिस ऑफ डायमेंशन हम फिजिकल क्वांटिटीज को जो हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, डायमेंशनल क्वांटिटीज एंड नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज। अब डायमेंशनल और नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज का मतलब क्या है, वैसे तो बच्चों अगर हम डेफिनेशन उनके नाम को देखें तो उनके नाम से ही हमको, है ना, यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि डायमेंशनल मतलब जिनकी डायमेंशन होती होगी, और जिनकी डायमेंशन ये जो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करते होंगे, है ना, उनको हम नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज कहेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमने कहा कि हम दो क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, है ना। तो हम किसी, मान लो जो रूम का वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हैं, किसी बॉक्स का वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हैं, तो इस बॉक्स का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, ठीक है, दो क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। जैसे वॉल्यूम हो गया, ठीक है, तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट हम इसकी मेजर करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं एंगल का, ठीक है, एंगल का। एंगल जैसे हमने कहा ये आर्क है, ओके, ये आर्क हो गई और ये हो गई रेडियस, है ना, आर्क एंड रेडियस। अब यहाँ उसने कोई ना कोई एक एंगल बनाया होगा, ठीक है। अब इस एंगल को हमने वैल्यू दे दी तो यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी हो समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम की तो डायमेंशन है, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है किस पर, ठीक है, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है किस पर, लेंथ, ब्रीथ इनटू हाइट पर, या लेंथ पर डिपेंड करेगा। मतलब लेंथ अगर चेंज हो जाए, इन तीनों में से कोई भी एक लेंथ चेंज हो जाए, मतलब लेंथ ये चेंज हो जाए, ब्रीथ चेंज हो जाए, हाइट चेंज हो जाए बॉक्स की, तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि वॉल्यूम जो है वो इनके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। तो हम बोलेंगे कि अगर ये फंडामेंटल या लेंथ चेंज होगी तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम एक डायमेंशन पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटीज है, ठीक है। अगर डायमेंशन चेंज हो जाएगी तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्यों, एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, हमने एक एग्जांपल लिया। अब ये आर्क क्यों, इसने कितने का एंगल बनाया है यहाँ पर 30 का, है ना। एंगल का फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब अगर जो हम यहाँ पर देखें कि हमको लगेगा कि एंगल भी डायमेंशन पर डिपेंड करता होगा, एंगल की भी कोई ना कोई डायमेंशन होगी, जैसे हम आर्क बढ़ा रहे हैं, रेडियस बढ़ा रहे हैं, ऐसे। तो अगर आप सोचो तो यहाँ पर कि अगर हम रेडियस बढ़ा रहे हैं, ये जैसे मान लो हमने रेडियस बढ़ा दी, ठीक है, रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। ये पहला वाला केस है R1 मान लो, या R2, यहाँ से यहाँ तक। अब आर्क भी बदल गई, ठीक है, रेडियस भी बदल गई, आर्क भी बदल गई। तो आप यहाँ देखोगे कि इस वाली आर्क ने और इस वाली आर्क ने, ठीक है, दोनों ने एंगल कैसा बनाया, सेम बनाया। मतलब यहाँ
रेडियस, ये वाली फर्स्ट रेडियस और फर्स्ट आर्क, इसने भी 30 डिग्री का एंगल बनाया, और इधर रेडियस 2 और आर्क 2, इसने भी कितने का एंगल बनाया, 30 का। मतलब यहाँ हम रेडियस और आर्क चेंज करते जाए जो, ठीक है, आर्क चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग रेडियस चेंज होगी, ठीक है, रेडियस चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आर्क चेंज होगी। तो इस तरह से यहाँ पर एंगल की जो वैल्यू है ना, वो आर्क और रेडियस की लेंथ पर इन पर डिपेंड नहीं कर रही है ना, इन पर डिपेंड नहीं कर रही है। आर्क चेंज हो जाए तो इसके साथ साथ वो किसको भी चेंज कर देगी, रेडियस को, मतलब दोनों एक साथ चेंज होगी, ठीक है, दोनों एक साथ चेंज होगी। तो इसमें होने वाला चेंज क्या रहेगा, कोई चेंज नहीं हो पाएगा, तो सेम रेशियो में चेंज होगा। तो यहाँ पर एंगल पहले केस में भी 30, दूसरे केस में भी 30। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ जो एंगल है वो ना तो आर्क पर डिपेंड कर रहा है, ना ही रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कंबाइन इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये केसी क्वांटिटी है नॉन डायमेंशनल। तो डायमेंशनल और नॉन डायमेंशनल होने का मतलब समझ में आया जो, कि डायमेंशनल अगर हमने कह दिया कोई क्वांटिटी को, तो इसका मतलब कि उसकी डायमेंशन में जो जो क्वांटिटीज आ रही है उसमें से कोई एक भी चेंज हो जाए तो डेफिनेटली उस ड्राइव क्वांटिटीज की वैल्यू चेंज होना है ना। जैसे ये वॉल्यूम की डायमेंशन में लेंथ आ रहा था, ब्रीथ आ रहा था, हाइट आ रहा था, तो इन तीनों में से कोई एक चेंज हो जाएगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम वॉल्यूम को कैसी क्वांटिटी बोल देंगे, डायमेंशनल क्वांटिटी, ये डायमेंशनल होगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए एंगल की एग्जांपल लिया, तो आर्क चेंज हो रहा है तो आर्क अकेला चेंज नहीं होगा, वो इसके साथ कौन भी चेंज हो जाएगा, रेडियस भी चेंज हो जाएगा। तो रेडियस और आर्क दोनों में चेंज सेम हो जाएगा, तो एंगल अभी भी अनचेंज रहेगा। तो एंगल अनचेंज रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ना तो आर्क की लेंथ पर ना ही रेडियस की लेंथ में होने वाले चेंज पर डिपेंड कर रहा है, दोनों पर एक साथ डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ एंगल कैसी क्वांटिटी है जो नॉन डायमेंशनल, मतलब अगर हम आर्क को चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली रेडियस भी चेंज होगी, और रेडियस चेंज कर रहे हैं तो आर्क भी, है ना। तो सेपरेटली हम एक दूसरे को चेंज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो फिर एंगल की वैल्यू कैसी भी बनी रह सकती है, कांस्टेंट। एक और आर्क और एक रेडियस और ले लें यहाँ पे, तो ऐसे तो फिर एंगल वही होगा, है ना। तो इस तरह से एंगल आर्क और रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अलग अलग आर्क और रेडियस के लिए सेम एंगल हो सकता है, लेकिन यहाँ लेंथ ब्रीथ अलग अलग लेंथ के लिए सेम वॉल्यूम कभी नहीं हो सकता, है ना। अलग अलग ब्रीथ के लिए वॉल्यूम सेम नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ जो डायमेंशनल और नॉन डायमेंशनल का मतलब है जो, ठीक है, कि डायमेंशनल बोलने का मतलब ये कि उसके फॉर्मूले में जो भी डायमेंशन आ रही हो, उसकी वैल्यू में जो भी डायमेंशन आ रही हो, किसी की चेंज होने से वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। और नॉन डायमेंशनल में ऐसा नहीं होगा, इधर कोई भी डायमेंशन चेंज हो जाए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। चलिए, तो ये था जो मीनिंग तो समझ में आ गया कि एग्जांपल से हमको कि डायमेंशनल और नॉन डायमेंशनल हम कब कहेंगे, ठीक है। ठीक, तो डायमेंशनल क्वांटिटीज आप डिफाइन करते चले, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है द क्वांटिटीज, ठीक है, दोस क्वांटिटीज, क्या डेफिनेशन लिख देंगे, which have dimensions, ठीक है, those quantity which have dimensions are called, ठीक है, डायमेंशनल क्वांटिटीज। अंडरस्टूड कर लेना ना। एग्जांपल लिख देते, डायमेंशनल के बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, और वेलोसिटी, है ना, एक्सेलरेशन, ठीक है, ऐसे का बहुत सारी क्वांटिटीज है जो हमारे पास। तो ये डायमेंशनल क्वांटिटीज होगी। अब डायमेंशनल क्वांटिटीज को भी हम और क्लासिफाई करते हैं तो, ठीक है ना। ये इसके टाइप्स, किसके टाइप्स की बात कर रहे हैं हम पहले, ठीक है, डायमेंशनल क्वांटिटीज के। तो डायमेंशनल क्वांटिटीज में तो हम इसको और कैटेगराइज कर देते हैं, है ना। क्या हो जाएगा इसका टाइप्स, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल्स, ठीक है। तो डायमेंशनल वेरिएबल्स के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, द वेरिएबल्स क्वांटिटी, है ना, वेरिएबल क्वांटिटी which have dimension, ठीक है, कॉल्ड डायमेंशन वेरिएबल, ठीक है। डायमेंशनल वेरिएबल नाम से समझ में आ रहा है, जैसे हमने यहाँ लिखा है वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एसेट्रा। तो ये वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल मतलब एक केस में किसी ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अलग होगी तो अगले केस में दूसरी हो, सेकंड हो सकती है। वेलोसिटी क्या हो सकती है, चेंजेबल हो सकती है ना। तो ये वेरिएबल्स हुए। तो यहीं पर उनके एग्जांपल लिख देंगे जो हम,
ठीक है, यही सारे एग्जांपल हो जाएंगे, वॉल्यूम, एरिया, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, और ऐसे करके ना ये सारे एग्जांपल आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। फिर दूसरा है ना, इसका बी हो जाएगा डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब जो डायमेंशनल तो हो गए डायमेंशनल कांस्टेंट, है ना, मतलब कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ऐसा क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो नाम डेफिनेशन तो आ जाएगी, ठीक है, तो कांस्टेंट quantities which have constant which have dimensions are called, ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट, है ना। एग्जांपल जो इसके क्या लिख सकते हैं हम, है ना, इसका एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसे हम जी से बताते थे, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, है ना। और एक एग्जांपल और लिख देते हैं हम यहाँ पर, प्लांक्स कांस्टेंट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, ये प्लांक्स कांस्टेंट आपने नहीं पढ़ा होगा, ये सारे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो प्लांक्स कांस्टेंट जिसे हम, ठीक है, एच से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻34 जूल इनटू सेकंड, ऐसे, है ना। तो ये हो गए जो हमारे पास, है ना, कांस्टेंट, ठीक है, मतलब इनकी डायमेंशन भी है ना। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एक्चुअल में तो ये फोर्स की ही वैल्यू है, तो फोर्स, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास पर, डिस्टेंस पर, ऐसे, है ना। तो अभी शायद आपको कंफ्यूज हो रहा होगा क्योंकि अभी हमने टर्म्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब हम आगे वाले सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें एक्सप्लेन हो जाएगी कि किस तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन पर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट बनी रहती है ना। चलिए, तो ये हुआ हमारे पास, ठीक है। फिर इसी तरह से जो यहाँ, है ना, दूसरा जो क्लासिफिकेशन हो गया उसका, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज, ठीक है, ठीक है, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, है ना, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी इसे लिख दोगे, नाम से समझ में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है। दोस क्वांटिटीज विच हैव, ठीक है, या जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, विच हैव, विच डू नॉट हैव, ठीक है, डू नॉट हैव डायमेंशंस, ठीक है, आर कॉल्ड, ओके, which do not have dimension are called dimensional, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज, ठीक है। एग्जांपल के लिए, है ना, चलो इसके एग्जांपल भी जो हम यहीं पर लिख देते हैं, लिख देंगे, ठीक है। फिर इसका भी टाइप्स आएगा जो, है ना, जैसे इसके टाइप्स हमने लिखे हैं, है ना, क्या क्या आ जाएगा, या चलो कुछ एग्जांपल यहाँ भी लिख देते हैं, है ना। एग्जांपल हो जाएगा जो एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, ठीक है, और फिर स्ट्रेन, है ना, और भी एग्जांपल हैं एटसेट्रा, है ना। फिर इसके टाइप जैसे हमने इनको क्लासिफाई किया है, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, वैसे ही नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। तो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोस वेरिएबल्स, ठीक है, which do not have, ठीक है, dimension, which do not have dimension या which does not depends on dimensions, ठीक है, are called non dimensional variable, है ना। non dimensional variable एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर इनके, ठीक है, ये वाले एग्जांपल आ जाएंगे, एंगल, सॉलिड एंगल, मतलब ये वेरिएबल भी होंगे, एक केस में कुछ वैल्यू अलग है, अगले केस में कुछ वैल्यू अलग डिफरेंट होगी, ऐसे, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, मतलब प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, एंड, ठीक है, स्ट्रेन, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, एटसेट्रा, ओके।
ये सारी है ना। अब ये हम पढ़ने वाले हैं आगे, स्ट्रेन का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, रिलेटिव डेंसिटी का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो वहाँ और समझ में आ जाएगा। एंगल और सॉलिड एंगल का तो समझ है ही, हमको वेल मालूम ही है ना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हो, दूसरा हो जाएगा या ए और बी लिखेंगे, ठीक है। क्या रहेगा, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब जिनकी जो वैल्यू है जो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है, ऐसे कांस्टेंट, दोज कांस्टेंट, ठीक है, दोज कांस्टेंट विच डू नॉट हैव डायमेंशन, ठीक है, आर कॉल्ड, ठीक है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए, है ना, मतलब कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। तो कांस्टेंट में जो हमारे जो नंबर्स है 1 2 3 ऐसे, है ना, पाई ई एसेट्रा, ये हमारे जो नंबर्स हैं, है ना, ये इनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती है और कांस्टेंट नंबर होते हैं ना। पाई की वैल्यू पता है 3.14 और ये होता है 2.1 समथिंग, है ना, ये वाला कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं। तो ये रहेगा कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, है ना। मतलब कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन नोट्स बनाने के हिसाब से हमने इनको नोट किया है, इनको लिखा है ना। चलिए नोट करना। चलिए बच्चों ना, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या होता है उसको हम समझे। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा था, है ना, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अब अगर हम ये बताना चाहें तो डेंसिटी मतलब क्या है, एक डायरेक्ट क्वांटिटी है, और मास और वॉल्यूम ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, मतलब वॉल्यूम भी डायरेक्ट क्वांटिटीज ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको फंडामेंटल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या बता सकते हैं कि डेंसिटी जो है मास पर डिपेंड करती है ना, डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं हम, और वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही, तो वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट, ये सीधे कहें एल की पावर 3 पर डिपेंड कर रही है, लेंथ की पावर 3 पर डिपेंड कर रही है ना, मास पर, या ऐसे लिख देते हैं मास और लेंथ की पावर 3 पर डिपेंड करती है डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ जो हम क्या कर रहे हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म में हम यूज कर ले इसको, तो मास के लिए हम m लिखते हैं, है ना, लेंथ के लिए l, ठीक है, और ये डेंसिटी, ठीक है, मतलब हम डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं, फॉर्मूला नहीं। अब देखो यहाँ पर कि ऐसा लिखते हैं हम m की पावर 1 l की पावर -3, ठीक है, ये, ठीक है ना, मतलब डेंसिटी का एग्जांपल हम लेके चले। अब देखो हमने डेंसिटी को किसके टर्म में बताया, हम जो मास के टर्म में और लेंथ के टर्म में, है ना, या हम ऐसे कहें कि ड्राइड क्वांटिटीज को, ये ड्राइड क्वांटिटी होगी, ड्राइड क्वांटिटी को किसके फॉर्म में बताया हमने, फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में बताया, है ना, और क्या लगाकर, उस पर प्रॉपर पावर लगाकर कि भाई डेंसिटी मास की पावर 1 पर डिपेंड करती है ना, और लेंथ की पावर -3 पर डिपेंड करती है, इस तरह से। ओके, तो ये जो हमको मिलेगा जो ये, ठीक है, ये जो रहेगा इसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब जो रिलेशन बता रहा है हमको किसमें, ड्राइड क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज में विद द प्रॉपर पावर, मतलब किस तरह से डिपेंड कर रहा है उसको हम पावर लगाकर बताते हैं, तो ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होगा हमारा उसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला व्हिच शोज द relation between dry quantities and the fundamental quantities with the proper power on fundamental quantities, ठीक है, या which shows how a dry quantities depends on the fundamental quantities with a suitable power, ठीक, this formula is called डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, which shows या which express the dry quantities in terms of fundamental quantities with the suitable power, है ना, मतलब सिंपल सा है, दोनों में रिलेशन बताने के लिए, ड्राइड और फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिलेशन बताने के लिए, है ना, पावर लगा के जो हम फॉर्मूला बनाते हैं पावर के साथ, उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला कह देते हैं। ओके, चलिए, है ना। तो ये तो अब जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला की डेफिनेशन। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का जो तरीका है ना, वो किस तरह से लिखा जाएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि डायमेंशनल फॉर्मूला रिलेशन बताता है, ड्राइड क्वांटिटीज की डिपेंडेंसी दिखाता है किन पर, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। तो 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास,
है ना। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंसी दिखाने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का पूरा नाम नहीं लिखते, जो हम उनके सिंबल यूज करते हैं, है ना। तो वो सिंबल अभी हमने लिखे भी थे, जैसे मास के लिए है तो हम एम सिंबल यूज करेंगे, कोई क्वांटिटी लेंथ पर डिपेंड कर रही है तो हम एल लिखेंगे, है ना। और टाइम पर डिपेंड कर रही है तो टेम्परेचर और टी लिखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है तो टेम्परेचर के लिए तो हम दो सिंबल के या थीटा, है ना, दोनों में से कोई एक सिंबल यूज करते हैं। आप कहीं पर थीटा लिखा पाओगे या कहीं पर के लिखा पाओगे, है ना। फिर इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड कर रही है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड कर रही है तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, और सॉरी सिंबल क्या यूज करते हैं, ए, है ना, ए फॉर एम्पेरेंस, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। फिर नेक्स्ट तो यहाँ पर, है ना, और क्या हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए किसका यूज करते हैं, सी डी का, है ना। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए MOL का। मतलब कोई क्वांटिटी जो मास पर डिपेंड करेगी तो हम सिंबल लिख देंगे एम, मास की जगह एम लिख देंगे, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए ऐसे, है ना। तो ये सात, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी, है ना, कंट्राइड क्वांटिटीज, वो इन्हीं 7 क्वांटिटीज पर डिपेंड करना है। तो इन्हीं के लिए 7 क्वांटिटीज के लिए हमने सिंबल बनाए हैं, है ना। तो जनरली जो मैथमेटिक्स में अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी डायरेक्ट क्वांटिटी, ये तो समझ में आ गया कौन से सिंबल यूज करना है। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखने का तरीका देखना जो, है ना। तो मैथमेटिक्स में जो जनरली, है ना, मैथमेटिक्स में, जैसे मैथमेटिक्स से मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन, है ना, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हम ऑब्जेक्ट की मोशन की और ऐसे स्टेट की स्टडी करते हैं, उसे हम मैथमेटिक्स कहते हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं सब। तो मैथमेटिक्स में जो हम किसी डायरेक्ट क्वांटिटीज की, ठीक है, डिपेंडेंसी बताना है तो हम, ठीक है, जैसे वो कोई मास पर डिपेंड करेगा, कोई लेंथ पर या टाइम पर, तो फिर हम यहाँ एटलीस्ट 3 क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन में उसका क्या बताएंगे, जो डिपेंडेंस शो करेंगे। जैसे एम, तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर कोई क्वांटिटी मास पर डिपेंड कर रही है तो एम लिख देंगे उसकी जगह, कोई क्वांटिटी लेंथ पर भी डिपेंड कर रही है तो उसके साइड में लेंथ भी लिख देंगे, है ना। और अगर टाइम पर डिपेंड कर रही है तो टाइम भी लिख देंगे साइड में। अगर एक टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, करंट पे, तो ऐसा लिख देंगे, ऐसा। और कितने बार डिपेंड कर रही है, पावर भी लगाते जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से मतलब लिखने का तरीका बताओ मुझे। पहले तो सिंबल, ये वाले सिंबल यूज करेंगे, और अगर कोई क्वांटिटी, है ना, मास पर, लेंथ पर, टाइम पर और करंट पर डिपेंड कर रही है, 3 की बात करें, इन पर डिपेंड कर रही है ना, एक साथ, तो तीनों को हम इसे साइड बाय साइड लिखेंगे, है ना, कंबाइन फॉर्म में। इस तरह से उसका फॉर्मेट रहेगा। मतलब अब उनकी जो पावर रहेगी, उन पावर को हम यहाँ पर लगा देंगे, है ना। जो भी पावर रहे, एक्स वाई जेड एबीसी, हमने सिंबॉलिक फॉर्म में, तो ये उसका फॉर्मेट हुआ, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूले का क्या हुआ, ये फॉर्मेट, ठीक है। तो 3 क्वांटिटीज हमने बताई। अगर करंट पर डिपेंड करेगा तो करंट का भी सिंबल यूज कर लेंगे, अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा तो उसका सिंबल भी यूज कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका समझ में आया, ठीक है। लेंथ पर, मास पर डिपेंड करेगी तो सिंबल लगा देंगे, और कितने टाइम डिपेंड करेगा तो फिर उनके सिंबल भी, हम उनकी पावर भी लगा देंगे यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा रहेगा जो फॉर्मेट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, चलो मैं यहाँ फॉर्मेट भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में रहे। जो फॉर्मेट, ठीक है, उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्ट क्वांटिटी है, ठीक है। उसके सिंबल रहेंगे यहाँ पर एम, एल, टी, है ना, एक्स वाई जेड, आगे कुछ भी हो, ए, बी, सी। ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, आप ऐसे नहीं सोचना कि हम 3 ही टर्म लेंगे। अगर वो करंट पर डिपेंड करेगी तो ए भी लगा देंगे, है ना। और अगर साथ में टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी तो थीटा भी लगा देंगे, ऐसा। ये सिर्फ एक फॉर्मेट बताया हमने, है ना। चलिए, अब ये हुआ हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, कैसे लिखना है, किस तरह से। अब यहाँ देखें जो उसके एग्जाम्पल कि डायमेंशनल फॉर्मूला अब हम निकालते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने का तरीका, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए जो हमें 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, है ना। पहले तो ये तो अब बात होगी खत्म, है ना। पहले सिंबल मालूम होना चाहिए, और दूसरा जो उसका फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। तो सिंबल मालूम हो गया, फॉर्मेट मालूम हो गया। अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, जो कि हमें यहाँ पर, ना, ठीक है, ऐसे, मतलब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिंबल ऑफ, या सबसे पहले हमें, ठीक है,
क्या मालूम होना चाहिए, उसकी यूनिट। ठीक है, ये उसका तरीका है, ये निकालने के लिए तरीका बता रहा हूँ। चलिए यहाँ लिखते हैं इसको इधर। ठीक है, कैसे निकालना है, यूनिट ऑफ ड्राइव क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी है उसकी क्या लिखना में यूनिट मालूम होना चाहिए। अब यूनिट नहीं मालूम है तो फिर हमें उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या बनाना चाह रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए या तो हमको अगर यूनिट पता हो डायरेक्ट, एसआई में हो, सीजीएस में हो, किसी भी सिस्टम में हो, एनी सिस्टम, है ना, सिस्टम पर डायमेंशनल फॉर्मूला डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो जनरली हम दो ही सिस्टम यूज करते हैं, सीजीएस और एसआई। तो अगर हम यूनिट पता हो, अगर यूनिट नहीं मालूम हो तो फिर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए दोनों में से। फॉर्मूला मतलब जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये सारी बात है ना, ऐसे। अब इसके बाद में तीसरे बार में हम क्या करेंगे, ठीक है, यूनिट के पता चल गई, फॉर्मूला और उसका फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटीज, है ना, फॉर्मूला ऑफ ड्राइव क्वांटिटी जिसका निकालना है उसका। ठीक है, फिर उसके बाद जहां जहां जो क्वांटिटीज आ रही है, ठीक है, सिंबल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आई है उसकी जगह हम उनके सिंबल लिखते जाते हैं। ठीक है, और सिंबल में फिर इसको इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूडिंग द पावर, उनकी पावर के साथ, या है ना, पावर के साथ लिख देते हैं। ये हमारा तरीका है, सिंपल सा, है ना। चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो अब एरिया के लिए तो क्या कहा हमने, ठीक है, एरिया के लिए या तो आपको यूनिट मालूम होना चाहिए या उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहले हम फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं, है ना। तो देखें यहाँ पर, सिंस एरिया क्या होता है जो, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रीथ, ये हमारे पास आ गई उसकी एरिया का फॉर्मूला। ओके, अब देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है हमको। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कैसे बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, तो लेंथ इस मतलब एरिया डिपेंड करता है। डायमेंशनल फॉर्मूले में हमको यही तो बताना है कि कोई ड्राइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है। तो किस पर डिपेंड कर रही है, ये लेंथ पर, तो एल लिख दिया, है ना। अब और किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रीथ, तो ब्रीथ भी एक तरह की लेंथ है, तो लेंथ पर डिपेंड कर रही है। तो एल इंटू एल कितना आ जाएगा यहाँ पर, एल स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, है ना। फिर मैंने क्या कहा था कि एटलीस्ट हम इसको तीन टर्म, है ना, मास, लेंथ और टाइम, इनके फॉर्म में बताते हैं। तो जैसे जो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता है ना, उनकी पावर क्या लगा देते हैं हम, इंक्लूडिंग द पावर, प्रॉपर पावर, मतलब जीरो पावर। जैसे अब यहाँ देखो जो एरिया है, एरिया जो डिपेंड तो करता है किस पर, सिर्फ लेंथ पर, ठीक है ना। लेकिन उसका जो फॉर्मेट है एटलीस्ट तीन, इसमें हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रॉपर जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, मास। ठीक है, जैसे एरिया मास पर डिपेंड करता है क्या, नहीं करता, तो पावर लगा देंगे 0। एल पर डिपेंड कर रहा है, पता है कितनी पावर है 2। टाइम पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो क्या लगा देंगे, पावर 0। ये बन गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, ऐसे ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल सा। फिर नेक्स्ट वीडियो और एग्जांपल देख लें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की या तो आपको यूनिट मालूम हो या तो फिर फॉर्मूला मालूम हो। ठीक है, पहले हम फॉर्मूले से देखते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है हमारे पास, सिंस वेलोसिटी क्या होती है, जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो एक तरह की क्या हुई, लेंथ हुई। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, लेंथ, है ना, और टाइम तो टाइम ही है यहाँ पे। ओके, तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है, सिंबल क्या आ जाएगा, तो इसका एल, है ना, टाइम का सिंबल टी, है ना, ये आ गया। ये तो हमने देखा कि किन किन पर डिपेंड कर रहा है। अब इसको डायमेंशनल फॉर्मूला प्रॉपर लिखने का तरीका क्या है ना, एम, एल
और टी, ये ऐसा कॉम्बिनेशन में हम बताएंगे। ठीक है, अब देखो एम पर डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी मास पर, तो जीरो पावर लगा देंगे, है ना। एल पर डिपेंड कर रही है, कितनी पावर है 1। टी पर भी डिपेंड कर रही है, टी पर डिपेंड कर रही है, अपॉन में है ना, तो पावर क्या आ जाएगी -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया किसका, है ना, वेलोसिटी का। ये किससे बनाना सीखा हमने, फॉर्मूले से। जैसे यूनिट मालूम होती है, तो आपको यूनिट अगर मालूम होती, यूनिट से देखो तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, ऐसा ही बोलो या सीधे बोलो, ऐसा यूनिट लिख देते हैं ना। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल। तो मीटर मतलब लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, तो एल अपॉन में टी, ऐसा है ना। यहाँ हो जाता है एल टी की पावर -1। ठीक है, अब यहाँ कॉम्बिनेशन में एम भी जोड़ देते हैं, एम पे डिपेंड करता है, मतलब ये जो पावर 1 है ये लगाने की जरूरत नहीं होती है, जो पावर 1 नहीं है मतलब अंडरस्टूड है ऐसा। ठीक है, चलिए फिर भी हमने लगा दी है। ठीक, चलिए तो ये हो गया यूनिट से निकालना। फिर और देख लेते हैं जब हम, है ना, प्रैक्टिस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर। फोर्स का पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स होता है, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू a। ओके, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है जो m इनटू a से। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सा है ना। अब यहाँ एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, तो देखो एक्सेलरेशन का हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चलो फॉर्मूले से फॉर्मूला लिख देते हैं। फोर्स हो गया मास, है ना। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से फिर फोर्स डायमेंशनल फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ठीक है ना, चलो मतलब इसको बार बार थोड़ा और ज्यादा नहीं खींच रहे हैं हम, डायरेक्ट भी हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है हमको। तो पहले तो देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मास पर, तो m भी आ जाएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी, वेलोसिटी पे किस पे डिपेंड कर रही है ना, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी का फिर फॉर्मूला लिखो या फिर डायरेक्ट यहाँ से लिखो। वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पर, एल टी की घात -1, टी की पावर -1, है ना, यहाँ से। ठीक है, फिर अपॉन में कौन है, टाइम, अपॉन में कौन है, टाइम है, तो यहाँ आ जाएगा टाइम। ठीक है, या फिर ऐसा ना लिखना है, तो एल वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, एल अपॉन टी। ओके, फिर इनटू में अपॉन में कौन है, टाइम है, तो ये टाइम का टी। अब इसको प्रॉपर लिख दो तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। प्रॉपर क्या लिख दो, m, है ना, m की पावर कुछ नहीं मतलब 1, l m की पावर कुछ नहीं मतलब 1, और t की पावर -2, ये बन गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब तो 1 माना जाता है ना, 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है ना, तो फिर से एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि हमको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की। फोर्थ देख ले, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क क्या हो गया, वर्क का फॉर्मूला लिख दो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये उसका फॉर्मूला है। अब एक तरीका और देखो, जो अभी हम क्या करते आ रहे थे, फॉर्मूले से निकालते आ रहे थे, अब हम जैसे हमको डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो तो उससे भी हम यूज कर सकते हैं ना। जैसे अब डायमेंशनल फॉर्मूला देखो वर्क का, तो फोर्स का डायमेंशनल फोर्स को अब हम क्या लिखेंगे, अब हमारे पास इसको निकालने का दो तरीका है, या तो फोर्स को आप पहले मास इनटू एक्सेलरेशन लिखो, फिर वेलोसिटी लिखो, फिर यहाँ तक लाओ, या फिर डायरेक्ट अब हमको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो गया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m l t की पावर -2, सॉरी -1, है ना, फोर्स का -2 है। ओके, अब ये किसका फॉर्मूला लिख दिया हमने, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह की लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसका एल आ जाएगा बस। फिर यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m l, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ l की पावर 1, यहाँ 1, l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना होता है, और t की पावर -2, ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, है ना। फिर इसी तरह से तो फिर एक एग्जांपल ले ले हम,
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। ओके, तो पावर का जो फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया, है ना। ये सारी चीजें तो हम आगे भी पढ़ते जाएंगे, ये सब फॉर्मूले हम आगे भी निकालेंगे। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट निकालना है, देखो अब, है ना। क्या हो गया हमारे पास, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है। अब डायमेंशन से डायमेंशन निकालना, या फिर आप उसको फोर्स को पहले क्या लिखो, है ना, ये मास और ये सब लिखो, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो एक एग्जांपल, इसको यूनिट से भी निकालना सीखते हैं। किससे? यूनिट से, है ना। अभी तो हमने फॉर्मूले से निकालना सीखा है, अब एक एग्जांपल हम यूनिट से निकालना भी सीख लेते हैं, है ना। तो यहाँ देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ऐसा सिस्टम है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम यूनिट से निकालना है सीख रहे हैं, यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। तो यूनिट ऑफ पावर ऐसा यूनिट, फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, ओके। एरिया, एरिया की यूनिट होगी जो, है ना, मीटर स्क्वायर। मतलब हम यूनिट को यूनिट से निकालना सीख रहे हो, ठीक है ना। तो यूनिट से निकालने के लिए जो हमने पहले एसआई यूनिट लिखी, अब उस एसआई यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट्स के टाइम फॉर्म में लाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब लेंथ की यूनिट, मास की यूनिट, टेम्परेचर की यूनिट, इसके फॉर्म में। तो अब देखो हमारे पास ये तो किसके फॉर्म में है? फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में है ना। लेकिन न्यूटन फंडामेंटल के फॉर्म में नहीं है, फंडामेंटल लेंथ, मास, टर्म इसके टर्म में लाने, ठीक है। तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? जो न्यूटन को हम यहाँ से, उसका फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन से, तो ऐसे लिखो। अब न्यूटन का भी जो आपको फंडामेंटल के टर्म में याद होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये अब देखो, तो न्यूटन को हम और क्या लिख सकते हैं फंडामेंटल के टर्म में? तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में ये मीटर स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, पावर के फॉर्म में बराबर लिख दो, तो ये हो गया केजी, है ना, मीटर कितना हो जाएगा? ये एक मीटर से जो, ये एक मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, है ना। या ठीक है, मीटर की पावर ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी, जैसे भी आप समझना चाहो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये m से ये कैंसिल, ये चलो अभी कैंसिल नहीं करता, कंफ्यूज हो जाएगा। केजी मीटर, और ये जो सेकेंड है इसको अपॉन में लिखा है m स्क्वायर s स्क्वायर, ठीक है। अब कैंसिल कर दो यहाँ, तो यहाँ क्या बचा? केजी, ठीक है, और अपॉन में, है ना, यहाँ केजी अपॉन में क्या बचा? m और s स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, है ना। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा कम है तो केजी, और इधर आ जाएगा m s स्क्वायर, ठीक है। अब देखो केजी को हम क्या लिख सकते हैं? केजी तो केजी ही है, और m जो अपॉन जो बटे में लिखा है ना, अपॉन में जो है उसको हम पावर में लिखते हैं, m की पावर -1 हो जाएगी और s की पावर -2, है ना। ये हमारे पास उसकी यूनिट आ गई, है ना, यूनिट ऑफ पावर किसके फॉर्म में, है ना। उसकी पावर ये भी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हमने उसको फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में निकाला है जो, है ना, केजी मीटर सेकंड इसके फॉर्म में। अब इससे हम डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेंगे। तो देखो डायरेक्ट बना लेंगे, फिर केजी के लिए मास को इंडिकेट कर रहा है तो m, है ना। मीटर लेंथ को इंडिकेट कर रहा है तो m की पावर -1, है ना, और s टाइम को इंडिकेट कर रहा है तो -2। ये रहेगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, है ना। एक ऐसा भी निकाल सकते थे या डायरेक्ट भी पूछो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मालूम है, डायरेक्ट अगर निकालते हम क्या होता, जैसे ये तो इनिशियल तरीका हो गया बच्चों सीखने के लिए, लेकिन जब हम आगे चलते चलेंगे और जब हमको और प्रैक्टिस होते जाएगी तो हमें फिर ये इतनी बड़ी प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, mL/T⁻², है ना, ये फोर्स का लिखा। एरिया का लिखो L स्क्वायर, सीधे फॉर्मूले से हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट, है ना। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो तो कितना आ जाएगा? m, L ऊपर जाके उसकी पावर -1 हो जाएगी, -1 ये T की पावर -2, ये डायरेक्ट आ गया। ओ सॉरी, यहाँ इसको हम T लिखेंगे ना, ऐसा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट भी आ गया, ओके, ऐसे।
तो हम आगे जब हमको पढ़ते चलेंगे, जो प्रैक्टिस होते जाएगी, तो हम डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला उनके फॉर्मूले से डायरेक्ट पुट अप करके, फोर्स का पुट अप कर दो, एरिया का पुट अप कर दो और डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली निकाल लो, है ना। चलिए, तो ये था जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के कुछ एग्जांपल, और एक दो एग्जांपल हम देखते हैं ताकि हमारी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। जो चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए ना हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, हमने उसको अब नहीं किया है, इसमें से हम एक दो एग्जांपल और लेंगे, जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। ओके, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम उसका पहले तो फॉर्मूला लिख रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, जो टॉर्क ये सब आपको याद हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, है ना। अभी आप थोड़ा सा इस पे, है ना, कंफ्यूज ना हो कि यार ये कौन सी क्वांटिटी है, ये सब आगे हम लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला जैसे समझो, तो टॉर्क को कुछ हमने लिख दिया फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप इससे निकाल सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, या फिर आप यूनिट, पहले यूनिट बदल दो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दो। तो यूनिट बना लेने से हमको आसानी हो जाती है। तो जैसे इसकी यूनिट ऑफ टॉर्क हम लिखे यूनिट, तो यूनिट क्या बन जाएगी, फॉर्मूले से बनती है यूनिट, है ना। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, ऐसा यूनिट ले रहे हैं हम, है ना, न्यूटन। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट कर लो, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, जो अभी हमने लिखा यहाँ पर न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से लिख दिया आपने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये न्यूटन को हमने फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिखा। फिर मीटर, मीटर को सिंबल से दिखा दिया, कितना हो जाएगा ये केजी, ठीक है, मीटर स्क्वायर, और टाइम का सेकंड का सॉरी सेकंड की पावर माइनस, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर से डायमेंशनल फॉर्मूला आप यूनिट से आसान होता है जो बनाना, है ना, फॉर्मूले से भी बना सकते हो, यूनिट से और आसान रहता है, ठीक है। तो फिर अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो यूनिट को देखकर। तो केजी किसको इंडिकेट कर रहा है, मास को। तो एम, मीटर किसको इंडिकेट कर रहा है, लेंथ को, एल स्क्वायर, एस टाइम को, तो ये माइनस, ये बन गया हमारे पास, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी, है ना, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये g की हम बात कर रहे हैं। तो g का फॉर्मूला बना लो पहले, तो यहाँ से g बन गया f r स्क्वायर, है ना, m1 इंटू m2, ये उसका फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूले से यूनिट बना लो, है ना। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट, लेकिन फॉर्मूले से पहले यूनिट बनाओ, तो यूनिट से आसान रहता है। तो यूनिट बना लेते हैं हम उसकी, SI यूनिट, है ना। तो क्या बन जाएगी SI यूनिट फॉर न्यूटन, ठीक है, इनटू मीटर स्क्वायर, है ना। r मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, m1 क्या है केजी, और ये m मतलब मास की यूनिट इनटू मास की यूनिट, तो ये होगी केजी, ठीक है। फिर अब न्यूटन को हम और क्या लिख सकते थे, यहाँ से न्यूटन को ये वही भी हमने निकल के देखा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, न्यूटन को लिखा हमने। फिर यहाँ पर मीटर स्क्वायर और अपॉन में केजी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई सब करके लिख दो, तो कितना हो गया ये केजी, ठीक है ना, केजी एम, और ये एम मीटर स्क्वायर मीटर, एम की पावर 3, है ना। अब अपॉन में पे क्या आ जाएगा, ये जो एस है, एस की पावर 2 है, वो नीचे आ जाएगा, है ना, एस स्क्वायर, और इनटू में केजी स्क्वायर, सॉरी, है ना। अभी केजी से एक केजी भी कैंसिल हो जाएगा, देखो, है ना, यहाँ पर ये केजी से एक केजी कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ जो बच रहा है वो डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, सॉरी मीटर क्यूब अपॉन में बचेगा एस स्क्वायर, और ये केजी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा इससे। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डायरेक्ट, है ना, केजी, मास वाले टर्म को पहले लिखना, तो यार इसको एक बार और लिख दो, केजी को ऊपर लिख दिया -1, है ना। फिर मीटर क्यूब
एस को ऊपर लिख दिए -2, ये बन गई इसकी यूनिट, है ना, फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में, ठीक है, ऐसा यूनिट। अब केजी के लिए m -1 l 3 और t की पावर -2, ये आ गया हमारे पास उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला पे ये फॉर्मूला हमारे पास g है ना, m1 * अपॉन r स्क्वायर, जहाँ m1 इनटू मास होता है, r होता है डिस्टेंस स्क्वायर। हमने g का फॉर्मूला बनाया है f स्क्वायर m1 * n2। फिर अब यूनिट रख रहे हैं हम ऐसा यूनिट, ये f की फोर्स यूनिट न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर और kg इनटू kg। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने न्यूटन फोर्स को लिखा, kg न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से न्यूटन हमने इधर बदल के देखा है पहले तो यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ये न्यूटन हमने इधर बदल के देखा था, है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन से। तो kg मीटर स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, फिर इनटू में ये m वाला स्क्वायर, फिर अपॉन में kg स्क्वायर, ये kg से kg कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो गया मीटर क्यूब अपॉन में s स्क्वायर और kg, ये आ गया, है ना। तो ये आ गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट। मतलब तरीका जो दो है, आप या तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो या तो फिर यूनिट से निकालते हो। तो यूनिट निकालना आसान, यूनिट से निकालना आसान होता है बेटा, ठीक है ना। चलिए तो यूनिट से ही निकालना सीख लीजिए बेटा। मतलब हमको यूनिट अगर डायरेक्ट याद हो, है ना, यूनिट अगर डायरेक्ट याद हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और अगर यूनिट नहीं याद है तो पहले हम फॉर्मूले से शुरू करते हैं, है ना। बिना फॉर्मूले के हम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर एक एग्जांपल, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। छोटे छोटे से वैल्यू ले लेते हैं। मोमेंटम होता है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, मोमेंटम, है ना, होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ये उसका फॉर्मूला है। मतलब सिंबल में लिखते हैं p = mv, ठीक है। यहाँ से अब इसकी यूनिट बना लेते हैं, है ना। ऐसा यूनिट बना लो या सीधे यूनिट बना लो, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट kg और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। तो फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, kg मीटर s की पावर -1, ये आ गया। डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, ठीक है, ये kg के लिए m, l मीटर के लिए l, t की पावर -1, ये बन गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। फिर इसी तरह से तो यहाँ पर, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल, एंगल या प्लेन एंगल जो भी कहें, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से जो आर्क क्या है, एक तरह की लेंथ है ना, आर्क क्या है, एक तरह की लेंथ है। फिर रेडियस क्या है, लेंथ। तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला हम बनाना सीखते हैं। जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर्क क्या होगा, एल लेंथ है ना, रेडियस भी लेंथ है, ऐसा ये आ गया। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एल की पावर 0, एल की पावर 0। अब कंबाइन फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना, ये आ गया उसका। अब कंबाइन में लिख रहे हैं तो m0 l0 t की पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बन गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। तो इसलिए हमने एंगल को नॉन डायमेंशनल कहा था। जो नॉन डायमेंशनल देख लो आप, उसकी पावर 0 आ गई। इन्हीं पावर को तो हम डायमेंशन कहते हैं, है ना। तो पावर कितनी आ गई सबकी, सभी क्वांटिटीज पर 0 0 0 आ गई। तो इसलिए ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है एंगल। ध्यान रखिए जो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, हर सभी टर्म की पावर 0 0 आती है, सभी टर्म की पावर क्या रहेगी, 0 0 0 रहेगी, है ना। जैसे एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल, है ना, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। नंबर देखते हैं तो 10, ये स्ट्रेन, है ना, सॉरी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। तो अभी हम स्ट्रेन के बारे में आगे पढ़ेंगे जो 11 में इलास्टिक वाले चैप्टर में, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में। तो स्ट्रेन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ और अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये हो गया। अब चेंज इन लेंथ जो, ठीक है, अब इसका क्या निकाल रहे हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ,
मतलब लेंथ ही है वो, ठीक है। मतलब चेंज इन लेंथ से मतलब क्या होगा, लंबाई में होने वाला चेंज, तो चेंज जो भी आएगा वो लेंथ में ही रहेगा। तो ऊपर भी लेंथ है, अपॉन में भी लेंथ है, तो ये आ जाएगा तो एल अपॉन में एल, ठीक है। एल की पावर कितनी होगी, 0 हो गई, है ना, कैंसिल हो जाएगी पावर। तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा उसका, एम एल और ये टी की पावर 0, ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमारे पास ऐसा है। नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला सबकी पावर कैसी होगी, 0 हो जाएगी, है ना। उसको हमको निकालने की जरूरत नहीं है, तो हमने अगर बोल दिया कि नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला सीधे क्या लिख दोगे, m0 l0 t0 सब 0। ओके, चलिए, तो ये रहेगा आपके हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। एक और देख लेते हैं, यहाँ पर जगह बची है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स का, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू, ठीक है, टाइम इंटरवल, है ना, टाइम इंटरवल, ये टाइम ही समझ के चलो अभी, है ना। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला या तो आप यूनिट में बदलो या डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो, है ना। तो यूनिट क्या हो जाएगी फोर्स की, केजी, अगर ऐसा यूनिट लिख रहे हो तो आप ऐसा यूनिट, है ना। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की न्यूटन, है ना, और टाइम की सेकेंड, ये बन गई यूनिट। न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन को आप फंडामेंटल के टर्म में लिखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कई बार लिख चुके हैं हम, अभी ये आ गया, फिर इनटू में सेकेंड, सेकेंड का एस लिख दिया हमने, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करो तो ये एस से एस कैंसिल हो जाएगा ना, कितना बचेगा कि यहाँ केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, और फिर आप इसको लिख दो केजी मीटर एस की पावर -1। अब डायमेंशनल फॉर्मूला बना लो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा इससे, केजी के लिए एम एल टी की पावर -1, है ना, ये रहेगा, ठीक। तो इस तरह से ये रहेगा कि हमारे कुछ एग्जांपल डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने का तरीका, या तो फॉर्मूले से बनाओ, यूनिट से बनाओ, या डायरेक्ट याद हो तो आप डायरेक्ट बनाओगे। ओके, चलिए नोट कर लीजिए।